1 number introduction, 2 number terms of reference, 2 number terms of reference, 3 नंबर, इसमें ध्यान देना, ये 1.0 लिखना जरूरी है, बिकॉज आप तो 1.1, 1.2 ये सब लिखने वाले हो ना, इसलिए 3 prioritization of the issues facing the organization, prioritization of the issues facing the organization, prioritization of the issues facing the organization. 4 discussion of the issues facing the organization, discussion of the issues facing the organization. 5 ethical issues and recommendations on ethical issues, ethical issues and recommendations on ethical issues. 6 recommendations, 6 recommendations, and 7 conclusions, 7 conclusions. जब हम लोग 2-3 केस स्टडी जब करेंगे ना, तो अपने ये ध्यान रखेंगे कि हम अपने आप लिखना चालू करेंगे, हम अपने आप 7 पॉइंट लिखेंगे, इसी ऑर्डर में हमको मेंटेन रखना है, बिकॉज 10 में ऐसे ही आंसर है, पूरा 19 में, तो अपने क्यों इसको चेंज करेंगे? दे वांट दिस. पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 अपेंडिसेस, पॉइंट नंबर 3 अपेंडिसेस, अपेंडिसेस उसमें लिख देते हैं, प्रिपेयर डिफरेंट अपेंडिक्स, प्रिपेयर डिफरेंट अपेंडिक्स डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट. इसमें हम लोग 1, 2, 3, 4 ये सब लिख के छोड़ देंगे, जो जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा, स्वॉट पेस्ट क्या चाहिए अपने को. पॉइंट नंबर 5, ठीक है, 4 प्रिपेयर डिफरेंट अपेंडिक्स, मतलब जो जो अपेंडिक्स का आपको डिटेल तैयार करना है आप यहीं पर बनाओगे, ये हम लोग का इनसे अलग है, बिकॉज हमको लग रहा है कि एग्जाम में अपेंडिक्स पीछे बनाने जाएंगे माथा खराब होएगा, बार बार थ्योरी लिखेंगे, सोचना है एक बार उस चीज को, इसलिए हम चाह रहे पहले ही बन जाए, तो पहले बनाने से हमारे दिमाग में भी रहेगा, हमको कमते भी देखना पड़ेगा, तो हम जल्दी जल्दी लिख पाएगा. तो हम वो जो पीछे कर रहे हैं हम शुरू में ही कर लेगा अपेंडिक्स, लेकिन 1-2 पेज छोड़ देना, मान लो कोई और अपेंडिक्स बनाना पड़े, तुम पहले नहीं सोचा था, तो 2 पेज छोड़ के रिपोर्ट लिखना चालू करना. तो अपेंडिक्स अपने 5-6 लिख के जो जो बनाना है बना दिए. फिर उसके बाद पॉइंट 5, स्टार्ट राइटिंग द रिपोर्ट, स्टार्ट राइटिंग द रिपोर्ट on the basis of content, start writing the report on the basis of content. उसमें लिखना इन द इंट्रोडक्शन, नीचे नेक्स्ट लाइन से, मतलब जो 7 पॉइंट है उसमें शॉर्ट में 2-2 लाइन लिखा रहा है, तुमको क्या चीज पे फोकस करना है. इन द इंट्रोडक्शन पोर्शन, in the introduction portion, a brief explanation is required regarding the corporate, a brief explanation is required regarding the corporate. मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है, ये जो हम लोग कंटेंट में इंट्रोडक्शन पोर्शन लिख रहे हैं, घर से रट के जाना है. आपने जो केस स्टडी होगा ना, उसका 3 लाइन 4 लाइन कंटेंट बना चुके होंगे, वो हमें एग्जाम में जाके कॉपी करना है, बिकॉज ये कहीं कोई अनसीन से कोई ताल्लुक नहीं है इसका. हाँ, कोई फिगर जरूर हो सकता है ये अगर अनसीन में लिखा हो, अदरवाइज ये घर से बनाना है. कि हम बोलेगा प्रकाश सराफ क्या करते हैं, प्रकाश सराफ प्रोफेशनल ट्यूशंस पढ़ाते हैं मैंगो लेन में, उनकी क्लासेस बाहर भी चलती है, टर्नओवर इतना है, वो ट्यूशन इंडस्ट्री में है, हो गया और क्या. एक सिंपल भाषा में, कुछ नहीं टेंशन है. तो ये हम लोग घर से ही लिख के जा रहे हैं. तो अगर इंट्रोडक्शन के ऊपर 1 नंबर देते हैं, 1 तो मिलेगा अपने को, उसके लिए कुछ मतलब ही नहीं. दूसरा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस,
In this case, we are required to, in this case, we are required to reference, we are required to reference our report to the concerned authority, explaining the question requirement, and reference of relevant appendix, मतलब यहां पर देखो जैसे रेफरेंस क्या दिया है कि मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं, मेरे को सीईओ को रिपोर्ट करना है, जो 90 मार्क्स का क्वेश्चन था उसको लिख दिया, प्रायोरिटाइज, एनालाइज, इवैल्यूएट्स, और जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको लिख दिया, और बोलता उसका रेफरेंस अपेंडिक्स 6 में है। तो ये भी अपने घर से ही करके जा सकते हैं, कुछ टेंशन नहीं है। ये दोनों पोर्शन अपने घर से ही लिख के ले जाएंगे कि भाई हमको ये लिखना है एग्जाम में, तो हम तो पेपर आने के पहले ये लिख देंगे, हो गया, ये तो पता ही है। तीसरा पॉइंट, prioritization of the issues facing the organization, prioritization of the issues facing the organization। ये घर से नहीं होएगा, ये एग्जाम में अनसीन देख के ही होएगा। आपको जो जो इश्यूज दिए रहेंगे वो इश्यूज को ध्यान से फोकस करके प्रायोरिटाइज करना। फर्स्ट वाला सेकंड हो सकता है, थर्ड फोर्थ नहीं लिखना चाहिए। चौथा, discussion of each individual issue, prioritized above, discussion of each individual issue prioritized above, in detail, अब की बार शॉर्ट नहीं, in detail, with reference to different appendix prepared, जितना भी अपेंडिक्स हम लोग बनाए ना सब यहां रेफर किया जाएगा। डिस्कशन में हम तो सभी बोलेंगे ना ये वो वगैरह, उसको लेके सारा, मतलब ये ब्रॉड एरिया होगा। ये हम लोग मान लो एग्जाम में समझ लो इसको बोलते हैं, इसको हम लोग 1 मिनट देंगे, 2 मिनट, इसमें 2 मिनट दिए, 4 मिनट। प्रायोरिटाइजेशन में मान लो हमने 10 मिनट दिया, 4 और 10 14 मिनट, तो इसमें हम लोग कम से कम 30-40 मिनट देने वाले हैं डिस्कशन में। मतलब ये मेन एरिया है जिसमें लॉजिक भी कवर्ड हो रहा है, जिसमें तुम वो माने जो ऊपर में था 15 नंबर, 20 नंबर जजमेंट और 30 नंबर लॉजिक, इसमें बहुत ज्यादा वो सब कवर्ड हो रहे हैं। तो दिस डिस्कशन एरिया विल बी प्रॉपरली डिटेल्ड। आप एग्जाम में हो सकता है 1 घंटे यही लिखते रहोगे डिस्कशन, बिकॉज इसी के ऊपर आपका सारा नंबर है। यहां ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में this will be approximately covered in 1 hour, this will be approximately covered in 1 hour। 1 घंटा हम इसी में लगाने वाला है, 1 घंटा इसमें लगाएंगे, और अपेंडिक्स वगैरह बनाने में मान लो हम 1 घंटा लगा दिया, बिकॉज अपेंडिक्स में तो बहुत सारा कैलकुलेशन भी है ना, एनपीवी रेशियो वगैरह कुछ भी करना है, स्वॉट एनालिसिस वगैरह सभी करना है। तो 1 घंटा हमारा अपेंडिक्स में गया, 1 घंटा इसमें गया, और बैलेंस सब में हम 1 घंटा लगाने वाला है। 3 घंटा इस तरह से डिवाइडेड है पेपर में। फिर है 5th पॉइंट, ethical issues and recommendations on ethical issues, give 20 minutes, 20 मिनट से ज्यादा यहां नहीं देना है। 6 नंबर पॉइंट, रिकमेंडेशंस, गिव 30 मिनट्स, recommendations give 30 minutes, recommendations with logic give 30 minutes। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यहां ये 4 नंबर और 6 नंबर ही है। 4 और 6 पे ही 100 नंबर में से 70% मार्क्स डिपेंडेंट है।
तो 4 और 6 नंबर पॉइंट को अच्छे से लिखना है, और लास्ट में 7 नंबर कंक्लूजन्स, गिव लास्ट 10 मिनट्स। 7 नंबर कंक्लूजन्स, लास्ट 10 मिनट। कंक्लूजन्स मतलब अगर आपको कुछ भी और बोलने की इच्छा हो रही है, कुछ कंक्लूड करना है नेट में, वोट ऑफ थैंक्स वगैरह जो भी बोलते हैं, बोर्ड की रिपोर्ट, बिकॉज जब भी किसी को लेटर या रिपोर्ट लिखते हैं तो नहीं बोलते हैं सेइंग फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज वगैरह, कुछ भी ऐसे अच्छा लैंग्वेज लिख। कंक्लूजन मतलब संक्षिप्त में सब कुछ बता देना कि मैंने ये काम किया वगैरह वगैरह, ऐसे समझाना। यानी कि पहले ये दोनों लिख दिए, अपेंडिक्स बना दिए, और इसको लेकर हम लोग 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना चालू किए। अपेंडिक्स 1 घंटा में तैयार किए और 2 घंटा में ये पोर्शन हम लिखेंगे, बिकॉज 1 घंटा में अपेंडिक्स बना लेंगे, वो भी माने चैलेंज ही है एक। बिकॉज मान लो एनपी भी निकालेगा, 15-20 मिनट उसमें चला जाएगा, स्वॉट लिखेगा, पेस्ट लिखेगा, टाइम तो जाएगा ना। 1 आवर में स्पीड से करना है, जिससे इधर हम लोग प्रॉपर टाइम दे पाए, ठीक है। अब ये मई 2010 का केस स्टडी है, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत नेक्स्ट दिन पढ़ लेंगे, और इसको हम लोग लिख के सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। पहले ये लोग बोल रहे हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू। सीसी रिटेल फैशन केस, मतलब कोई रिटेल फैशन कंपनी है, रिटेलिंग करता है, कपड़ा बनवाता है और फिर बेचता है, तो बोल रहे इंडस्ट्री ओवरव्यू। और भी लोग रिटेल इंडस्ट्री में होंगे, फैशन में, उनका ओवरव्यू। ओवर द लास्ट डेकेड द यूरोपियन क्लोथिंग मार्केट हैज ग्रोन बाई ऑलमोस्ट 20%, मतलब इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत हैवी है। अगर बीसीजी मैट्रिक्स का ध्यान करें, दिस इज ग्रोथ। हम लोग बात किए थे हाई ग्रोथ 10% के ऊपर होता है, मार्केट शेयर अगर 1 से ज्यादा है तो वो क्या हो गया, बीसीजी में बीसीजी, हाँ, बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर, बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर हम लोग बात किए थे कैश काउ, स्टार, क्वेश्चन मार्क, डॉग। हम इसलिए बोल रहे बिकॉज कहां पर कौन सा काम आए कैसे पता चले। तो जैसे ही अगला ग्रोथ का बात किया, फीलिंग आना चाहिए ना, वो पढ़ के रखें। डॉग मतलब था ना तो मार्केट में ग्रोथ है और ना हम लोग का कोई शेयर है। फिर उसके बाद ऊपर था क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में हम लोग का शेयर नहीं था लेकिन ग्रोथ मार्केट में था। तीसरा था स्टार। स्टार में हम लोग का शेयर भी है, ग्रोथ भी है। और कैश काउ मार्केट में ग्रोथ नहीं है लेकिन हमारा शेयर है। अब ये जब ग्रोथ है, इसका मतलब या तो ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है या स्टार हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अपना मार्केट में शेयर है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि उन दो में से कोई एक है। ओवर द लास्ट, उन दोनों में से एक मतलब मार्केट में ग्रोथ है, हम लोग कहां हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग क्वेश्चन मार्क में है कि स्टार में। ओवर द लास्ट डिकेड द यूरोपियन clothing market has grown by almost 20% as measured by sales revenue. However, this headline sales figure hides many of the underlying tensions involved when competing in this market sector. मतलब ये 20% ग्रोथ है, ये सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन बोलता अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, जो ये 20% देख के खुशी नहीं होएगा आपको। The clothing market has suffered from strong deflationary pressure due to the influx of value retailers एंड इंटेंस कंपटीशन। बोलता मार्केट में प्राइस मतलब कपड़ा लोग बहुत कम दाम में बेच रहे हैं, तो बोल रहा है प्राइसिंग प्रेशर है मार्केट में ग्रोथ होने के बावजूद। तुम बोला पेंटालून में सेल लगा हुआ है, वही बात ये बोल रहे हैं कि बोलता है कि ग्रोथ है लेकिन सब फ्री में बेच रहे हैं कपड़ा, मोटा मोटी है, बाई 1 2 फ्री वैसा। बोल रहा है कौन सा कारण है, बोलता है डिफ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ वैल्यू रिटेलर्स एंड इंटेंस कंपटीशन। वैल्यू रिटेलर्स और इंटेंस कंपटीशन के कारण डिफ्लेशन चल रहा है, कपड़ा का दाम, दुनिया में चीजों का दाम बढ़ रहा है, कपड़ा का दाम गिर रहा है, तो कैसे कमाएगा कपड़ा वाला, ये बोल रहे हैं। देखो तुमको ही बता रहा है अभी। वैल्यू रिटेलर्स आर डिफाइंड एज लो प्राइस रिटेलर्स विच इंपोर्ट लो कॉस्ट क्लोथिंग मैन्युफैक्चर्ड प्रिंसिपली इन एशिया। बोलता है ये जो वैल्यू रिटेलर का नाम दिया, ये लोग कौन है, ये लोग लो प्राइस रिटेलर्स। वैल्यू रिटेलर्स आर डिफाइंड एज लो प्राइस रिटेलर, कम दाम में कपड़ा बेचने वाले लोग हैं ये लोग। और ये लोग कपड़ा मंगाते कहां से, एशिया, इंडिया, चाइना में फ्री में सब चीज बनता है, ये लोग यहां से कपड़ा मंगा के बहुत कम दाम में बेचते हैं।
तो उसके कारण अगर ग्रोथ इंडस्ट्री में है भी, कोई मजे की बात नहीं है। These value retailers include some high street chain as well as supermarket chains that sell clothing. बोलता ये लोग कौन है? हाई स्ट्रीट चेन, जैसे धर्मतला में मान लो बहुत सारे हैं वैसे, या ऐसा हो सकता है सुपरमार्केट चेन। सुपरमार्केट में भी जितने भी ये फोरम वगैरह दुकानें, ये लोग भी सेल कम कर रहे हैं क्या? कौन धर्मतला में जाएगा? बात वही है। तो बोलता ये लोग ये वैल्यू रिटेलर्स, यानी कि इंडस्ट्री ग्रोथ में है, लेकिन इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है। Generally, it is accepted that there are 3 tiers of clothing retailers. 3 tiers मतलब मार्केट में कपड़ा 3 टीयर में बिक रहे हैं। कॉचर हाउसेस एंड टॉप डिजाइनर लेवल्स, ये एकदम ब्रांडेड हो गया, टॉमी वगैरह ब्रांड समझ लो, जो कि डिस्काउंट देगा भी ना तो भी वो 2000 रुपये का आएगा, ठीक है। फिर है हाई स्ट्रीट रिटेलर्स ऑफ फैशन क्लोथिंग। हाई स्ट्रीट रिटेलर्स ऑफ फैशन क्लोथिंग मतलब ये लोग कोई ब्रांडेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग माने बढ़िया बढ़िया शोरूम है, तो ये लोग में हाई फैशन क्लोथिंग बेच रहे हैं। और वैल्यू रिटेलर जो लोग फ्री में बेच रहे हैं, जो सस्ता करके बेच रहे हैं एट इनएक्सपेंसिव एंड ऑफ द मार्केट, सस्ता दाम पे, यानी कि ये 3 तरह के लोग मार्केट में कपड़ा बेच रहे हैं। देयर आर अ वाइड वेराइटी ऑफ रिटेलर्स विच कंपीट इन हाई स्ट्रीट एंड शॉपिंग सेंटर्स ऑल ओवर यूरोप। वाइड वेराइटी ऑफ रिटेलर्स विच कंपीट इन हाई स्ट्रीट एंड शॉपिंग सेंटर्स मतलब हाई स्ट्रीट और शॉपिंग सेंटर वगैरह में, यहां पर इसके अंदर बोलता भरती है लोग, हाई स्ट्रीट जैसा, ऑल ओवर यूरोप एंड सम ग्लोबली हुज प्राइसेस क्वालिटी एंड ब्रांडिंग वेरीज ग्रेटली। उनका दाम, ये लोग का दाम बहुत डिफर करता है, बिकॉज कोई अलग ब्रांड का लग रहा है, कोई अलग ऐसा। हिस्टोरिकली क्लोथिंग ओनली रिटेलर्स डोमिनेटेड द मार्केट, टेकिंग नियरली 2/3 ऑफ ऑल सेल्स, विथ लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स कमिंग सेकेंड। हिस्टोरिकली सदियों से ऐसा है, क्लोथिंग ओनली रिटेलर्स डोमिनेटेड द मार्केट। क्लोथिंग ओनली रिटेलर्स देखते हैं एक बार, टेकिंग नियरली 2/3 ऑफ ऑल सेल्स विथ लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर्स कमिंग सेकेंड। बोलता है ज्यादातर सेल ये क्लोथिंग ओनली रिटेलर्स। कौन ये क्लोथिंग ओनली, आगे पता चलेगा। और सेकेंड में कौन है? लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, उनका ही सेल ज्यादा होता है। मोर रिसेंटली लार्ज सुपर मार्केट रिटेलर्स known principally for their grocery lines, large supermarket retailers known principally for their grocery lines have gained market share with a major push into non-food sales. अब क्या है कि जैसे मान लो स्पेंसर मॉल में गए या कहीं भी गए, हम लोग ऐसा देखते हैं वहां खाने पीने का सामान अगर है, साबुन तेल शैम्पू है, कपड़ा भी रहता है, तो बोल रहे कि ये लोग भी बहुत ज्यादा कपड़ा उपड़ा बेचना चालू कर दिए, क्योंकि नॉन फूड आइटम के अंदर ये आता है। फर्दर मोर इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव मार्केट, वैल्यू रिटेलर्स आर ऑल्सो ग्रोइंग क्विकली। द मेजर फोर्स फॉर चेंज इन द क्लोथिंग रिटेल मार्केट केम फ्रॉम द वैल्यू रिटेलर्स which began to offer clothing at extremely low price. This sector caused traditional retailers to question all aspects of their business model. The sometimes breathtaking low price offered by the value retailer changed shoppers' attitude. मतलब कोई जन मॉल में जाता है, कोई घर में गया, मान लो बहुत घर में भी कपड़ा बिकता है, घर में गया और तुमको शॉपर स्टॉप वाला कपड़ा घर में आधा दाम में दे रहे हो, तो तुम तो सोचेगा ना आज से हम शॉपर स्टॉप पे जाएंगे ही नहीं, हमारे लिए तो यही ठीक है। बिकॉज शॉपर स्टॉप का शोरूम वगैरह का भी तो खर्चा है ना, दुकान घर में जो समझ लो बुटीक वगैरह खोल के रखा उसका वो तो नहीं है, बहुत सारा बुटीक में सस्ता मिलता है, पता चलना चाहिए आदमी को बात। तो बोलता ये लोग मार्केट को खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए ये लोग। ब्रांडिंग एंड डिफरेंशिएशन वे आर कंसीडर्ड टू बी क्रिटिकल फॉर रिटेलर्स ऑपरेटिंग आउटसाइड द वैल्यू सेक्टर। जो लोग वैल्यू रिटेलर है उनमें ब्रांडिंग वगैरह कोई बात नहीं है, आदमी को टॉमी वगैरह कोई फीलिंग नहीं आता है, उसके लिए कपड़ा पहनना है, बस हाथ लगा के देखता है पता चल गया उसको। To achieve effective differentiation, greater focus was required in the areas of quality of design and customer service. अब अभी भी डिजाइनर क्लोथ तो दाम है ही ना, तो बोलता है अगर आपको डिफरेंशिएट करना, आपको डिजाइनर टाइप क्लोथिंग होना चाहिए, उसका ब्रांडिंग वगैरह भी होना चाहिए, तब होएगा। A further opportunity and challenge was the introduction of online shopping. ये ऊपर से और कम है। अभी तो हम देख रहे हैं कि 1-1.5 महीना से जब भी हम कंप्यूटर में कुछ खोलते हैं ना, 50 दूसरा जबरदस्ती खुल जा रहा है। मैंने कैसे पॉपअप वो लोग लगाया, बाप रे, ये काम नहीं कर पाते हैं। जबंग.com, फ्लिपकार्ट, हैन तैन, हम यहाँ एक खुला वहां 5 और खुल गया, हमको काम ही नहीं करने दे रहे। हम सोचे हम कुछ किया है कि हम कुछ नहीं किया, ऐसे ही लोग पॉपअप डाल दिए, लिमिट हम उसको क्लिक कर रहे हैं, 4 पॉपअप, और फिर कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो ये ऑनलाइन वाला ये लोग ये सब कर दिया है।
branding and a further opportunity and challenge was the introduction of online shopping. The key for shop based retailers is to integrate the online shop with the wider brand proposition while building the social and product experience at each shop. एक्चुअली क्या, आदमी कपड़ा वैसे वो लोग से लेता नहीं, अब वो फोटो में सुंदर लग रहा है, घर पे आएगा गड़बड़ होगा तो आदमी कपड़ा फिजिकली टच करके ही लेता है, ये बात है। तो इसलिए ऑनलाइन कपड़ा में नहीं डेवलप हुआ है वैसा। अब कोई बेवकूफ बनता है अलग बात है, लेने वाला है, बट लोग नहीं लेते जनरली। इन यूरोपियन सर्वेज ऑफ कंज्यूमर क्लोथिंग वांट्स 4 की ट्रेंड्स इन कंज्यूमर बिहेवियर वेयर आइडेंटिफाइड। बोलता है यूरोपियन सर्वे ऑफ कंज्यूमर क्लोथिंग, लोग सर्वे करते रहते ना, तो कंज्यूमर का बिहेवियर का सर्वे किया गया कि लोग कपड़ा खरीदने के टाइम पे क्या सोचते हैं। These impact on the development of clothing retailers future strategies and are, बोलता फ्यूचर स्ट्रेटेजी बनाने में ये व्यू हमें काम आएगा। जैसे हम लोग स्ट्रेटेजिक लेवल में पढ़े थे, अगर हम लोग को कोई मार्केट में एंट्री करनी है तो मार्केट में कस्टमर क्या चाहते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, तो हम लोग अगर इस बिजनेस में कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या रिसर्च किया गया है वो हम लोग जान ले, जिससे हम लोग उसके अनुरूप ही आगे बढ़ेंगे। कस्टमर्स इंक्रीजिंगली डिमांड अ वाइड रेंज ऑफ साइजेस एंड फिटिंग्स। दुकान में जाओ, फोरम में जाओ, मिलेगा नहीं, फिर भी तुमको जो चाहिए वही नहीं मिलेगा, साइज नहीं है, क्या मालूम क्या रखता है वो लोग, यानी कि कंज्यूमर को साइज फिटिंग्स बहुत अलग अलग चाहिए। दिस क्रिएट्स चैलेंज फॉर लार्जर शॉप्स एज वेल एज ऑनलाइन ऑपरेटर्स। बोलता बड़ा बड़ा दुकानें और ऑनलाइन सब के लिए साइज एक पूरा रखना बंच में वो मुश्किल बात है। इंप्रूवमेंट्स विद इन ईच शॉप सच एज बेटर स्टॉक अवेलेबिलिटी, क्विकर सर्विस एंड इंप्रूवमेंट्स टू चेंजिंग रूम्स। इंप्रूवमेंट्स विद इन ईच शॉप, हर एक शॉप में इंप्रूवमेंट सच एज बेटर स्टॉक अवेलेबिलिटी, क्विक सर्विस एंड इंप्रूवमेंट टू चेंजिंग रूम्स। मान लो हम लोग पेंटालून में गया, अभी क्या होता है, सब रूम भरती है, बाहर ही खड़ा रहो, ट्रायल रूम बढ़ती है, ये बता रहे हैं सब देखो, तो कस्टमर को वो ट्रायल रूम का सुविधा चाहिए। कस्टमर को कोई डील करने के लिए वहां पर भी शोरूम में पेंटालून में होना चाहिए, तुमको निकाल के दे, स्टॉक अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ये कस्टमर का क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया वाइड रेंज साइजिंग वगैरह, दूसरा ये, तीसरा हाफ ऑफ ऑल क्लोथिंग शॉपर्स लुक एट प्राइस टैग फर्स्ट व्हेन लुकिंग एट द क्लोथ्स। तुम्हारा आदत है ये, हमारा तो है, हम तो कपड़ा देखने के पहले पैसा देखते हैं। तो वही ये बोल रहा है कि आधा से ज्यादा लोग कपड़ा नहीं देखते, पैसा देखते हैं, यानी कि पैसा का कीमत है। अबाउट अ थर्ड बिलीव्ड दैट चीप कैन नॉट बी कंसिस्टेंट विथ क्वालिटी। बहुत सारे लोग ऐसा भी बिलीव करते हैं, अबाउट अ थर्ड, 1/3 माने कि पॉपुलेशन में 1/3 लोग ऐसे भी है जो लोग ऐसा सोचते हैं कम दाम खराब, ज्यादा दाम बढ़िया, ऐसे भी लोग बोल रहे हैं। दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज क्लियरली मोर टू सेलिंग क्लोथिंग देन सिंपली प्राइस। बोलता है कि माने बेसिकली बेच चीज इस पे आन पड़ा है कि प्राइस क्या हो, नहीं कैसे बेचोगे ये सोचना आपको, बिकॉज अलग अलग टाइप का कस्टमर है। शॉपर्स आर इंक्रीजिंगली टर्निंग टू ऑनलाइन शॉपिंग, बट दिस हैज नॉट येट हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन सेल्स इन शॉप्स। बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन दुकानों की बिक्री में फर्क नहीं पड़ा है। एज रिसर्च हैज शोन दैट हाफ ऑफ ऑल द शॉपर्स थिंक इट इज नेसेसरी टू टच and try clothes on before buying, जो हम लोग बात किए। Therefore, making the product accessible is a key weapon for retailers fighting against an online threat। मतलब कपड़ा में ऑनलाइन डेवलप यूरोप में भी नहीं हुआ, इंडिया में भी नहीं हुआ है, बात सीधा यही है। वो लोग दूसरा चीज बेच लेता है लेकिन ऑनलाइन कपड़ा नहीं बिकता है, आदमी को नहीं फील आता है। वो कलर तो वो अंदर सुन, जैसे हम लोग कोई मैट भी प्रिंट कराते हैं, मान लो यही ये मैट, सीमा का मैट, इसमें ये जो कलर आया है ना, तुम कंप्यूटर में कितना ही अच्छा कंप्यूटर ले लो, ये कलर कंप्यूटर नहीं दिखाता है, वो प्रिंट होने के बाद नया ही निकलता है। एक बार तो मेरा झगड़ा हो गया प्रिंटर से, हम बोला आप दिखाए तो ऐसा थे, आ रहा है ऐसा है, तो बोलता भैया बात मानिए, वो कंप्यूटर का कलर प्रिंट में नहीं आएगा, कंप्यूटर अलग ही होता है। तो क्या करें, हमको सुंदर लग रहा था, प्रिंट करने से खराब लग रहा है, तो हम बोला फिर हमको फिजिकल दिखना चाहिए था आपको, हम नहीं लेंगे आपसे। तो ये प्रॉब्लम है कि माने कितना भी हो, जो चीज कपड़ा है वो देखने से ही पता चलेगा। अनदर फैक्टर इन द ट्रेडिशनल क्लोथिंग इंडस्ट्री इज दैट the design and production process often results in long lead times to getting clothing to the shops। बोलता है एक और प्रॉब्लम है कि डिजाइनर क्लोथ वगैरह को शॉप में पहुंचाना, बना के, एक चैलेंज है। कपड़ा में तो बहुत सारा कारस्थानी है ना, ये हुआ, प्रिंट हुआ, डिजाइन बना, छपाए, हैंड तेंड, ट्रेडिंग, बहुत सारा कहानी। Often up to 6 months is required between the initial design of a garment and its delivery to shop। जब उसका डिजाइनिंग होता है 6 महीना पहले वो दुकान में पहुंचेगा नहीं, बोले नॉर्मली ये टेंडेंसी है। दिस मॉडल इफेक्टिवली लिमिट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू जस्ट 2 or 3 कंडीशंस कलेक्शंस पर ईयर।
तो बोलता साल में लोग ज्यादा ज्यादा इन्वेंशंस नहीं कर पाते, वो लोग क्या करते, साल में 2 या 3 कलेक्शन, दिवाली दुर्गा पूजा हो गया बस। वैसे बोल रहे प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर टेस्ट अहेड ऑफ टाइम प्रेजेंट्स इनहेरेंट डिफिकल्टीज। कंज्यूमर का टेस्ट को पहले से पकड़ना, अभी क्या है, जितना साल भर नहीं बिकाना सब दुकान में पड़ा है अभी, उनको मालूम अभी समय है, दिवाली दुर्गा पूजा है तो अब बेच लो। अब तो वो लोग पैसा का नहीं सोचता, अभी वो लोग स्टॉक क्लियरेंस लगा के रखा है, हो सकता है खर्चे से भी कम आ रहा हो, लेकिन वो बाद में नहीं बिकेगा। दे आर सेलिंग। Therefore, clothing retailers face the constant risk of being left with unsold inventory that has to be marked down considerably and sold off. This can often result in over 20% of the inventory being sold off in the end of the season sale at write down prices, often only barely covering the cost of the production. कभी कभी वो भी नहीं होता है, जब 20% 25% माल बिक्री नहीं होता है, उसका फैशन वगैरह चला जाएगा, हम लोग उसको निकाल देते हैं, भाई कैसे ही निकल जाए, खर्चा भी नहीं आ पाता है, तो वो सब तो को कवर करना पड़ता है ना प्राइसेस में। तो ये सारा प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री को इंट्रोडक्शन दिया, अभी तक कंपनी का नाम ही नहीं लिया, किस इंडस्ट्री में पहले उसको बताने गया। तो हम लोग का इस बार केस स्टडी मोटर कार के बारे में, तो मोटर कार की कंपनी का पहले इंडस्ट्री का एनालिसिस दिया, कितना गाड़ी बिकती है, क्या टाइप की गाड़ी है, सी क्लास, बी क्लास, बड़ा गाड़ी, छोटा गाड़ी है, तैन कौन कौन है, क्या वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, गाड़ी बनने में कितना टेक्नोलॉजी यूज होता है, रोबोट्स मशीन यूज होती है, लेबर यूज होती है, लेबर प्रॉब्लम होती है। 1-1.5 पेज में पहले वो एक्सप्लेन किया है कि भाई मोटर कार इंडस्ट्री है कैसा। आदमी को लगता है गाड़ी तो बहुत वैसा चीज है, बहुत फायदा होना चाहिए, बोलता गाड़ी कंपनी को बेचारा लोग का गाड़ी नहीं बिक रहा है, इकोनॉमी 2007-8 से खराब है, नॉट इन इंडिया एवरीवेयर, तो गाड़ी का सेल वैसे ही कम है। तो जब सेल कम है तो आदमी क्या करता है, वही कस्टमर को बेचने के कारण दाम और कम करे जाता है, प्राइस वॉर चल रहा है कंपीटिटर्स लोग में। तो इंडस्ट्री ल्यूक्रेटिव है लेकिन फायदा तो नहीं है ना। तो वैसे ही फैशन इंडस्ट्री, और ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो सभी में होगा, लेकिन लिखने के लिए प्रॉब्लम्स तो ध्यान रखना होगा ना, जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा अपना आंसर में। तो ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम बताया जो कहीं भी हमारा यूज होते रहेगा। अब चालू हो रहा है सीसी के बारे में, ओवरव्यू एंड हिस्ट्री। मतलब यहां क्या बताया होगा, कंपनी कब बना था, कहां बना था, कैसे कैसे उसने आज तक ग्रोथ किया है, कौन डिजाइनर है, क्या है, कौन कपड़ा बनाते हैं, कैसे वो कहां दुकानों में बेचता है, क्या करता है, ये ओवरव्यू दे रहा होगा, एक कंपनी का हिस्ट्री का ओवरव्यू। मेरे ख्याल से यहां रहने देते हैं, नेक्स्ट दिन करेंगे। लेकिन समझ लो अगर तुम पढ़ के आए तो बहुत बढ़िया, 2-3 पेज पढ़ के, उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ के आए तो हम लोग यहीं से चालू करेंगे। यहां से हम लोग का चेष्टा होगा नेक्स्ट क्लास में पूरा ये 20 पेज क्वेश्चन अनसीन के साथ पढ़ ले, पूरा पढ़ लेंगे, उसके नेक्स्ट दिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 3 घंटा में, जैसे एग्जाम में होता है वैसे लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिन मिलते हैं सैटरडे 1:30 बजे। तो फिर संडे ही रखो। एक सेकंड रुको, हम बता रहे हैं।